नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव को बचाने की जद्दोजहद बहुत तेज हो गई है और नीदरलैंड के हेग शहर की अंतर्राष्ट्रीय अदालत में भारत ने कुलभूषण जाधव का जोरदार बचाव किया है। भारत ने पाकिस्तान पर वियना संधि के सरासर उल्लंघन का आरोप तो लगाया ही है, साथ ही यह भी कहा है कि कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा तुरंत खारिज की जाए। वहीं पाकिस्तान ने इसके खिलाफ भी दलील दी है। ऐसे में सवाल ये है कि कुलभूषण जाधव को बचाने की कोशिशें कितनी रंग लाएंगी और आईसीजे भारत के पक्ष में फैसला देती है तो ये डिप्लोमेटिक तौर पर भारत की कितनी बड़ी जीत होगी और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच में भारत की किस तरीके की साख आगे निकल के आएगी। हैग की अंतर्राष्ट्रीय अदालत में चल रही इस सुनवाई पर पूरे देश की नजर है। मिशन है भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी और व्यापारी कुलभूषण जाधव को फांसी से बचाना। भारत की ओर से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने अपनी दलीलों से पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब कर दिया। उन्होंने कहा कि कुलभूषण जाधव पर लगे सभी आरोप बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान ने दबाव बनाकर जाधव से जासूस होने का कबूलनामा कराया है। कबूलनामे में कथित वीडियो से छेड़छाड़ की गई है। जाधव को ईरान से अगवा किया गया, लेकिन उसकी गिरफ्तारी पाकिस्तान से दिखाई गई। जाधव को अपने बचाव का मौका नहीं दिया गया। उसे भारतीय दूतावास से मदद भी नहीं लेने दी गई। कुलभूषण पर पाकिस्तानी कार्रवाई वियना संधि का उल्लंघन है। Innumerable requests through formal notes verbal and verbal demarches were made to Pakistan between March 16 and April 17 for consular access to Jadhav. The requests, however, elicited no response from Pakistan. भारत ने उम्मीद जताई है कि कुलभूषण जाधव के साथ पूरा न्याय होगा। जाधव जी को न्याय देने का प्रयास किया जाएगा। ये विषय न केवल सरकार के लिए चिंता का विषय है, बल्कि सारे भारतीय राष्ट्र के लिए, समाज के लिए चिंता का विषय है। वहीं पाकिस्तानी वकील ने कुलभूषण जाधव को दी गई फांसी की सजा को सही ठहराया है। पाकिस्तानी वकील ने आरोप लगाया कि कुलभूषण जाधव भारत का जासूस है, जिसे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के इरादे से भेजा गया था। He crossed in from Iran, bearing that false passport. The position, so far as the video is concerned, is that that video was aired. That was a confession video aired on the 25th of March. अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने पहले दिन ही पाकिस्तान को करारा झटका दिया है। कोर्ट ने कुलभूषण जाधव के कथित कबूलनामे के वीडियो को देखने से इनकार कर दिया। देश को अब अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के फैसले का इंतजार है। कुलभूषण की जिंदगी की जंग को अंतर्राष्ट्रीय अदालत से बड़ा आसरा है, क्योंकि पाकिस्तान में उसे बचाव का कोई मौका नहीं मिला। ब्यूरो रिपोर्ट। तो आवाज अड्डा पर हमेशा की तरह इस बहस में हम आपको भी जोड़ेंगे, आपकी भी राय लेंगे। इसीलिए हम आज का अपना सवाल आपको बता दें। हम ये पूछ रहे हैं कि क्या अंतर्राष्ट्रीय अदालत में कुलभूषण जाधव बच जाएंगे? ये है हमारा आज का सवाल और आप इसका जवाब हमारे ट्विटर हैंडल पर दे सकते हैं। CNBC_आवाज पर जाइए और वहां पे इस सवाल का आप हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। साथ ही आप हमें मैसेज करके भी अपनी राय दे सकते हैं। मैसेज करने के लिए आपको 51818 पर SMS करना है। हाँ के लिए 1 लिखना है, स्पेस देके मैसेज करना है, और 2 के लिए ना लिखकर स्पेस देके 51818 पर SMS करना है। तो ये आपको अपनी राय देते रहिए, क्योंकि शो के दौरान और शो के अंत में हम आपको दिखाएंगे कि देश के लोग क्या सोच रहे हैं इस विषय पे। तो इस पूरी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत ही खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है आज। तो इस चर्चा में जिसको हमने आज शामिल किया उसमें बीजेपी के प्रवक्ता नरेंद्र तनेजा जी हैं, साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता आदिल सिंह बोपराई हैं हमारे साथ। पूर्व डिप्लोमेट अशोक सज्जनहार से हम बात करेंगे इस मामले पर कि राजनीतिक पहलू किस तरीके से इसको बदलेंगे और इसके क्या निष्कर्ष निकल के आएंगे। साथ ही हमारे साथ है पूर्व सीनियर ब्यूरोक्रेट और लेखक तिलक देवेश्वर जी। तिलक जी जो है आसपास के जो हमारे देश हैं उसमें काम कर चुके हैं राजनीतिक के तौर पर और इन विषयों पर गंभीरता से लिखते रहते हैं, तो उनकी राय भी बहुत महत्वपूर्ण होगी। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार शिवकांत शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सोसाइटी फॉर पॉलिसी स्टडीज़ के डायरेक्टर सी उदय भास्कर भी हमारे साथ पैनल में हैं। और हम आपको ये बता दें कि हमारे साथ वरिष्ठ वकील उज्ज्वल निकम जी भी हैं, जिनको आप जानते हैं, कोई परिचय मोहताज नहीं कि महाराष्ट्र में बहुत बड़े बड़े केसेस इन्होंने जीते हैं। तो ये सब हमारी इस चर्चा में शामिल होंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक गुजारिश मैं आपसे शुरू में ही कर दूँ कि शुरुआत हम करेंगे तो सबकी राय एक बार ले लेते हैं और उसके लिए हमने एक समय निर्धारित किया कि 1.5 मिनट में आप अपनी मुकम्मल तौर पर एक बार बात रख दें, अपने प्रोपोजिशंस रख दें। उसके बाद हम डिबेट को ओपन करेंगे, तो जिससे कम से कम एक दूसरे के व्यू को आसानी से समझने में हमें मदद मिलेगी, जिससे हमें
ये नहीं होगा कि हम किसी की बात शुरुआत से ही समझ नहीं पाए। तो समय का ख्याल रखते हुए 1.5 मिनट में हम आपसे गुजारिश करेंगे अपनी बात रखें, और इसके लिए हमने एक व्यवस्था की है कि आपको एक बीप भी मिलेगी जिससे आपको अंदाज़ा लगे कि आपका समय हो गया है। तो हम शुरुआत तिलक जी से के साथ करना चाहेंगे। तिलक देवेश्वर जी, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, और जिस तरीके की डिबेट अभी हुई आपने सुना कि भारत ने अपना पक्ष बहुत मजबूती से रखा, और यहाँ तक कि पाकिस्तान का जो दावा था, जो वो एक वीडियो दिखाना चाहते थे, उसको इजाज़त नहीं मिली, जो कि हमारा कहना है, भारत का कहना है कि वो एक डॉक्टर्ड वीडियो है और उसमें कोर्सिव एक्शन दिखाए गए जिस तरीके से उनसे ये कबूलनामा कराया गया था। तो तिलक जी, इस पर आपकी शुरुआती राय क्या है? 2-3 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। एक तो मेरे ख्याल आज की जो हेयरिंग थी ना सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के लिए, मेरे ख्याल विश्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। तो दुनिया की सारी नज़रें मेरे ख्याल इस कोर्ट हेयरिंग पर थी। दूसरा, हरीश साल्वी जी ने जो इंडिया का केस प्रेजेंट किया, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत और दलाइल पर मबनी था। जो पाकिस्तान का वकील था उसने बहुत ही डिफेंसिव था। एक तो उसने फॉर एग्जांपल उसने कहा कि कोई अर्जेंसी नहीं थी। जब एक आदमी को डेथ सेंटेंस दिया गया है और उसका ट्रायल खुफिया है तो अर्जेंसी कैसे नहीं है। सेकेंडली, उन्होंने जो वीडियो दिखाना चाहा था टाइम सेव करने के लिए, क्योंकि और एविडेंस थी नहीं उनके पास, वो वीडियो रिजेक्ट हो गया, तो उससे उनको बहुत धचका लगा। और तीसरी बात उन्होंने कही, उनके शुरू के प्रवक्ता ने कही कि उनको ज़्यादा टाइम चाहिए, और जो प्रोविजनल ऑर्डर इंडिया चाहता था कि प्रोविजनल ऑर्डर ना हो और प्रोविजनल ऑर्डर की जगह यह केस पूरी तरह से 6 हफ्ते के बाद फिर डिस्कस किया जाए। तो पाकिस्तान वाज ट्राइंग टू गेन टाइम, क्योंकि उसके पास दलाइल नहीं थे, और ये बहुत ही ऑब्वियस था इन द कोर्स। और फाइनली मैं कहना चाहूँगा, कभी बीच में बात कर सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए केस इतना महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसको बलूचिस्तान के लार्जर इशू में हमें इसको देखना पड़ेगा और परखना पड़ेगा। राइट, तो बड़े मुकम्मल तौर पे कम समय में अपनी बात रख दी है। अशोक सज्जनहार जी के पास चलते हैं। अशोक जी, डिप्लोमेसी के लिहाज से भी आप इस पर प्रकाश डालें कि किस तरीके से ये केस भारत की और जो डिप्लोमेटिक विन है उसको मजबूत करे, क्योंकि पाकिस्तान कोई तर्क दे नहीं पाया, एक्चुअली टाइम बाई करने की कोशिश कर रहा था वो। जी बिल्कुल, जो इन्होंने हरीश साल्वे जी ने हमारा पक्ष पेश किया इसके बारे में बहुत ही ठोस तरीके से और बहुत ही कॉन्फिडेंस से, बहुत ही मजबूती से उन्होंने अपना पक्ष पेश किया। और 2 चीज़ें उन्होंने बताई इसमें। एक तो जो वियना कन्वेंशन कॉन्सुलर रिलेशंस 1963 का है, उसका इसमें जुरिस्डिक्शन बिल्कुल बैठता है। अगर पाकिस्तान ये प्रयास करता है, ये कहे जो इसमें जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो ये गलत बात होगी। और उन्होंने बहुत सारे ऐसे पास्ट प्रेसिडेंट्स दिए, पहले केस दिए, चाहे जर्मनी और यूएसए का केस हो, चाहे मेक्सिको और यूएसए का केस हो, बहुत सारे इस केस का उन्होंने उदाहरण दिया, जिससे कि ये बिल्कुल साफ जाहिर होता है जो इसमें कॉन्सुलर एक्सेस एक फंडामेंटल राइट है, मानवाधिकार है, बिल्कुल बेसिक मानवाधिकार है, जो कि पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को नहीं दिया है। और उसको हमने 16 बारी इसके रिक्वेस्ट किया है, वो भी नहीं हुआ है। दूसरा, उन्होंने कहा जो ये मानवाधिकारों का हनन है, क्योंकि जो इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है उसके अंतर्गत भी इनको पूरा वो मिलना चाहिए, इनको पूरा कॉन्सुलर एक्सेस मिलना चाहिए, वो भी नहीं दिया गया। वो नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर अपना थोड़ा वो कहते हैं जो नेशनल सिक्योरिटी की वजह से हमने नहीं दिया है, परंतु ये दलील भी उन्होंने एकदम उनकी ख़त्म कर दी। जो पाकिस्तान का रुख था वो ये कहना चाहते थे जो ना तो इस केस में कोई अर्जेंसी है, इस केस को खारिज कर दिया जाए, और जो दूसरे उन्होंने केस प्रेसिडेंट्स दिए हैं भारत ने, वो वाले बिल्कुल इसमें वाजिबी नहीं हैं। परंतु मेरे विचार से वो अपनी दलील ठीक नहीं पेश कर पाए, और हरीश साल्वे जी का पक्ष था बहुत ही मजबूत था, बहुत मजबूत था। बिल्कुल इसी मुद्दे पर उज्ज्वल निगम जी को शामिल करते हैं। उज्ज्वल जी, कानूनी तौर पर जिस तरीके से चलिए उज्ज्वल जी से पहले मैं चलता हूं एक बार फिर से उदय भास्कर जी के पास। उदय भास्कर जी, स्ट्रेटेजिकली इस मूव को मैं इसलिए लिहाज से देखना चाहता हूं क्योंकि कानूनी पक्ष, जैसा कि अभी लोग बता रहे हैं कि बहुत मजबूती से हमने रखा, और हमारी जो एक डिप्लोमेसी है वो आगे बढ़ रही है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी बात रख नहीं पा रहा। स्ट्रेटजी के लिहाज से विश्व मंच पे भारत जो इस केस को रख रहा है और अपनी बात को मनवा रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? उदय भास्कर जी,
ओके, शायद कुछ दिक्कत है यहाँ पे, तो उज्ज्वल निगम के पास चलते हैं। उज्ज्वल जी, जो हम शुरुआती सबसे राय ले रहे हैं, तो आपसे मैं राय लेना चाहूँगा कि जिस तरीके से हरीश साल्वे जी ने इस मामले को रखा, कानूनी पेशदाओं पे, कानूनी पहलुओं पे कितना मजबूत आप इस केस को देख रहे हैं भारत के पक्ष में? नीरज जी, इसमें कोई शंका नहीं है कि भारत का पक्ष हरीश जी ने बहुत अच्छी तरह से तो रखा है, लेकिन जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ, जिसके सामने ये सवाल नहीं है कि कुलभूषण जाधव दोषी है या नहीं दोषी है, उनके सामने हमने एक ही सवाल खड़ा किया है कि कुलभूषण जाधव को मिलने की इजाज़त यानी काउंसलर एक्सेस नहीं दिया जा रहा है। इसका अगर थोड़ा मैं विस्तार से बोलूं तो हमने ये क्यों पहल दलील पेश की, क्योंकि पाकिस्तान की पूरी केस जो कन्फेशन इकबाली बयान जो है, सो कॉल्ड इकबाली बयान है, जो कुलभूषण जाधव जी से लिया है और उस पर निर्भर है। पाकिस्तान का कानून और हमारा देश का कानून यही कहता है कि अगर कोई मुल्जिम का इकबाली बयान कोई मारपीट करके लिया है, इल ट्रीटमेंट लेके लिया है, कोई इंड्यूसमेंट लेके लिया है, तो खारिज किया जाता है। और मैं ये दावे से कह सकता हूं कि पाकिस्तान बार बार नकार रहा है। इतना ही नहीं तो आर्मी कोर्ट की फांसी के सजा होने के बाद भी काउंसलर एक्सेस डिनाई कर रहा है। इसका मतलब यह है, और लॉजिकल डिडक्शन यह है, कि कुलभूषण जाधव की मानसिक स्थिति मेंटली फिजिकली इतनी उन्होंने हैरान कर दी होंगी कि ताकि वो किसी को दिखाने के बात भी नहीं हो सकते। और इसीलिए कुलभूषण जाधव को अगर मिलने को दिया गया तो पाकिस्तान का पूरा ये विंग खुल जाएगा, उनकी पोल खुल जाएंगी। इससे पाकिस्तान डरता है और इसलिए पाकिस्तान कह रहा है कि ICJ के सामने हमें कोई बात नहीं है क्योंकि उस पाए हैं। लेकिन पाकिस्तान ये बात भूल गया है, जो उन्होंने लोकल लॉज में अमेंडमेंट की है, वो लोकल लॉज की अमेंडमेंट यूनाइटेड स्टेट में रजिस्टर नहीं हुई है। इसलिए आज भी वियना कन्वेंशन का उन पे बांधिल है और इसलिए ICJ इस पर फैसला ले सकता। इसी के वजह से मैं कहूंगा नीरज जी कि ICJ ने ये बात पहले साफ कह चुका हूं कि वो मेरिट पे इस फैसले का विचार नहीं करेंगे। बड़ी अहम की बात है जी, मेरिट का इस केस का वो विषय चर्चा नहीं करेंगे। और मैं मानता हूं उनका बराबर है क्योंकि आउटसाइड जुरिडिक्शन है उनका। दूसरी बात, उन्होंने कहा पाकिस्तान को जो फटकार लगाई, जो वीडियो दिखाना चाहते थे, उज्ज्वल जी मैं आपके पास उसको भी फटकार लगाई। उज्ज्वल जी मैं सेकंड राउंड में आता हूं। लिमिटेड इशू है उज्ज्वल जी, एक बार जरा एक राउंड पूरा कर लेता हूं, मैं दोबारा इस पे आऊंगा। डिटेलिंग बहुत महत्वपूर्ण बात उज्ज्वल जी ने कही कि ICJ कोर्ट केस के मेरिट पे नहीं जाएगा, वो इस बात पे जा रहा है कि क्या इस प्रोसीडिंग्स को ठीक से फॉलो किया गया कि नहीं किया गया है, जिसको अभियुक्त बनाया गया, क्या उसको मौका दिया गया कि नहीं दिया अपना पक्ष रखने के लिए। शिवकांत शर्मा जी के पास चलते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और ऐसे मामलों पे बड़ी बारीकी से नजर रखते हैं। चूंकि दोनों पक्ष के बात आपने सुनी शिवकांत जी, अब इसमें मैं ये जानना चाह रहा हूं कि नैतिक आधार पर, ह्यूमन राइट्स के ग्राउंड पर और टेक्निकल आधार पे हमारा केस मजबूत हमें दिख रहा है। क्या हम वाकई इसको कन्विंस कर पाएंगे और इस केस को अपने पक्ष में मोड़ने में सफल होंगे? देखिए, जहां तक केस की बात है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को खाली ये देखना है कि कुलभूषण जाधव के केस में न्याय किया है या नहीं किया है, करने की कोशिश की है या नहीं की है। पाकिस्तान अपनी न्याय व्यवस्था को किस तरह इस्तेमाल करता है, पाकिस्तान की न्याय व्यवस्था कैसी है, एक तो उसकी छवि का मामला है और पाकिस्तान की छवि इस मामले में ख़राब होगी क्योंकि न्याय व्यवस्था जिस देश की अच्छी होती है तो केवल अपराधियों, अपने अपराधी नहीं बल्कि दुश्मनों के साथ भी आप किस तरह न्याय करते हैं ये देखा जाता है। इसके कुछ अंतर्राष्ट्रीय मानदंड हैं और पाकिस्तान ने वो मानदंड सीधे सीधे जो है उनका पालन नहीं किया है। तो काउंसलर एक्सेस का बहुत बड़ा, बहुत मजबूत आर्गुमेंट है। इसी तर्क को लेकर के भारत इसलिए आगे बढ़ा है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को खाली ये देखना है कि
काउंसलर एक्सेस दी गई नहीं दी गई, और इसके अलावा इकबालिया बयान इसलिए उन्होंने नहीं सुना क्योंकि बोस्निया के केसेस उन्होंने दुनिया भर के देखे हैं, रुवांडा के केसेस, अफ्रीका के दूसरे देशों के, तो ऐसे मामले में जो इकबालिया बयान है उनका कोई महत्व नहीं होता, और अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट इकबालिया बयान पर ध्यान नहीं देती क्योंकि वो दबाव के अंदर, और ख़ासकर जब आप का कोर्ट मार्शल हो रहा हो, जब आप सैनिक अदालत के सामने हैं, तो इकबालिया बयान का वैसे भी कोई मतलब नहीं है। तो ये सीधी सीधी बात है कि जो जज हैं बैठे हुए वहाँ, वो ये मान कर चल रहे हैं कि न्याय जैसा मिलना चाहिए था, जिस प्रक्रिया से मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला है कुलभूषण जाधव को। तो इस मामले में भारत का केस स्ट्रोंग है, लेकिन ये अदालत मुझे लगता है उनको बेकसूर साबित कर पाएगी, ये इस अदालत के परिधि में नहीं है। अदालत खाली ये कहेगी कि उनको न्याय नहीं मिला। इससे आगे की बात होगी जिसमें हम अभी आगे जब डिबेट और खोलेंगे तो इस पर भी चर्चा करेंगे। उदय भास्कर जी के पास चलते हैं। उदय भास्कर जी, हमारी स्ट्रेटजी बिल्कुल सही चल रही है इस समय कि नहीं? अभी साहब ये जाधव केस जो है, जैसे बाकी पैनलिस्ट ने भी नहीं बताया है, इसके बड़े सारे पहलू हैं, और सबसे पहले मैं ये जोड़ना चाहता हूँ कि आईसीजे के सामने भारत और पाकिस्तान जिस प्रकार से अपने अपने आर्गुमेंट्स को आगे कर रहे हैं, ये केवल कॉन्सुलर एक्सेस की बात है, और जिस प्रकार से साल्वे साहब ने भारत का केस को समझाया है वहाँ कोर्ट पे, मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत केस है। पर साथ साथ हमको इस बात का भी ध्यान देना है कि आईसीजे जो है, ये ह्यूमन राइट्स का जो पहलू है, वियना कन्वेंशन कॉन्सुलर एक्सेस, उसमें जो आर्टिकल 36 है, इसका एक इतिहास है। उन्होंने जिस प्रकार से इसको इंटरप्रेट या इसकी व्याख्या जो है वो किस प्रकार से हुआ है, और कई सारे इसमें डिटेल है जो कि वहाँ के हमारे लॉयर बताएंगे। पर जब तक आईसीजे इसको स्पष्ट तरीके से ये भारत के पक्ष में ये जजमेंट नहीं देंगे, हमको जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारत यही चाहता है कॉन्सुलर एक्सेस, क्योंकि कॉन्सुलर एक्सेस के साथ जुड़ा हुआ है कि कमांडर जाधव का जो फिज़िकल सिक्योरिटी और उनकी जो इमोशनल और मेंटल स्टेट किस प्रकार का है, इसको साबित करना बहुत ज़रूरी है। तो ये मैं समझता हूँ कि भारत के लिए, भारत के नागरिकों के लिए, भारत के हुकूमत के लिए बिल्कुल सबसे अहम है। सबसे अहम यही है, और पूरा देश ये जानना चाहता है। नरेंद्र तनेजा जी, आपके पास आ रहा हूँ मैं। पूरा देश ये जानना चाहता है इस समय, इस मौके पर बहुत इमोशनल इश्यू है कि क्या भारत कुलभूषण जाधव को बचा पाएगा? नरेंद्र जी। देखिए, हमको ध्यान रखना पड़ेगा, हम ऐसे मुल्क से डील कर रहे हैं, सब कहते हैं रोग स्टेट है, वो दुनिया मानती है इस बात को, ऐसे मुल्क से डील कर रहे हैं जहां की फौज ने अपने प्राइम मिनिस्टर को सूली पे टांग दिया। तो वहां किस तरह की न्याय व्यवस्था है, आर्मी की कैसी व्यवस्था है, किस तरीके से वहां कोर्ट काम करते हैं, ये पूरी दुनिया अच्छी तरह जानती है कि वहां पे जो है अपने प्राइम मिनिस्टर को, सर्विंग प्राइम मिनिस्टर थे, और क्या उन्होंने करा वहां पे। दूसरी बात यह है कि जहां तक हमारी सरकार है, नीरज जी, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, पाकिस्तान को लेकर के हम जो भी काम कर रहे हैं हम उसके बारे में ज्यादा बोलना नहीं चाहते हैं। जब काम हो जाता है सबको दिखता है। आपने पिछली बार भी देखा, जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से लेटर इश्यू हो गया तभी दुनिया को पता लगा, किसी को कानों कान खबर नहीं थी कि हम वहां क्या कर रहे हैं। तो हमारा यह है कि पाकिस्तान को लेकर के हर मसले पे, हर पहलू पे हम काम कर रहे हैं। जब काम हो जाएगा आपको उसका नतीजा दिखेगा। मैं आज की जिक्र करता हूं, हमारे हरीश साल्वे जी ने जो वहां पे जो जिस तरह से बहस करी, जो मुद्दों को उठाया, पाकिस्तान ने बार बार ये कहा कि भाई कमांडर ज्यादा वो बोलते रहे। अच्छा, जबकि वो व्यवसायी हैं, एक बिजनेसमैन है जिनसे ईरान में अगवा करके ये लोग लेकर के आए थे वो, लेकिन बार बार उनके जो वकील थे, उनके जो कूटनीति थे, उन्होंने कमांडर एड्रेस किया। और कॉन्ट्रडिक्शन उसमें देखिए, पाकिस्तान के कॉन्ट्रडिक्शन क्या है, एक तरफ तो वो ये कह रहे हैं कि ये भारत के जासूस है कमांडर जाधव, कोट अनकोट कमांडर वो बोले, और दूसरी तरफ उन्होंने वही कोर्ट में कहा कि भारत ने इस बात का कोई सबूत नहीं दिया है कि जो जाधव जी हैं वो भारतीय नागरिक है। बिल्कुल अपने को वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं कोर्ट का। इससे ये पता लगता है कि वो कितने दबाव में हैं, कितने नर्वस हैं। तनेजा जी, आपके पास आता हूं, मैं आता हूं आपके पास दोबारा, लेकर के दोबारा आऊंगा आपके पास। आदिल जी के पास चलते हैं। आदिल सिंह बोपराई जो कांग्रेस से हैं और ऐसे मामलों से काफी लंबे समय तक डील कर चुके हैं। आदिल जी, आपने सभी पैनलिस्ट को सुना और खासतौर पर तनेजा जी को सुना जो सरकार का पक्ष रख रहे हैं। यहाँ पे तनेजा जी दो बातें कह रहे हैं। एक वो कह रहे हैं कि हम
कोई खुलासा नहीं करेंगे, हम जब काम कर लेंगे तो लोगों को अपने आप पता चलेगा। और दूसरा वो कह रहे हैं कि ये बहुत ऐसा स्टेट है पाकिस्तान जिससे डील करना बहुत आसान नहीं है, लेकिन सरकार की अब तक की जो कार्रवाई दिख रही है कि उन्होंने जो अपना पक्ष रखा, जिस तरीके से केस वहाँ पुटअप किया, फेवर बजाता हो रहा। आप कन्विंस हैं इससे? देखिए भाई साहब, सबसे पहले तो हम आभारी हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के कि उन्होंने इस बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पे इंटरवीन किया और हमें सुनवाई जल्द से जल्द दी। हम उनके आभारी हैं और इसका हम स्वागत करते हैं। अब जो कानूनी प्रक्रिया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, सबसे पहले मैं वकील भी हूँ सो इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एज ए प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन, जो पाकिस्तान की तरफ से प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन है जूरिसडिक्शन की, इस पे अपना फैसला सुनाएगा। बाकी जो सब्सटैंटिव मैटर है, जैसे राइट टू कॉन्सुलर एक्सेस हुआ और हम जैसे कुलभूषण जाधव साहब को लीगल रिप्रेजेंटेशन नहीं दी गई, ये सारे मुद्दे हैं, ये सब्सटैंटिव मैटर्स हैं। पहले जूरिसडिक्शन डिसाइड किया जाएगा, उसके बाद सब्सटैंटिव मैटर्स डिसाइड किए जाएंगे। सबसे पहले ये बात। दूसरी बात, साल्वे साहब ने बहुत अच्छी बहस की और हम सब पूरा देश उनकी प्रशंसा करता है। उन्होंने एक बहुत ही ठोस तरीके से हिंदुस्तान का पक्ष आगे रखा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान एक रोग स्टेट है और एक सिविलियन को एक मिलिट्री कोर्ट में ट्राई किया गया है। ये पाकिस्तान का सिनिस्टर एजेंडा अपने आप में दिखाता है। कुलभूषण जाधव साहब एक फॉरेन नेशनल हैं, एक सिविलियन हैं और उनको मिलिट्री कोर्ट में ट्राई किया गया है। ये अपने आप में अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स जो कानून के हैं, उसके अपने आप में एक उल्लंघना है। और मैं ये बात बताना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी भारत सरकार का इस बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे में हर तरीके से सपोर्ट करती है। जी। ये भारत सरकार का कर्तव्य है और धर्म है कि कुलभूषण जाधव साहब को जल्द से जल्द हिंदुस्तान की सरजमीन पर वापस लेके आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आदिल जी, फिर आपके पास चलिए एक बार एक राउंड हमने पूरा किया, सबकी बातें सुन ली, सबने अपनी बात रखी, तो एक कंसेंसस है कि कोर्ट में केस अच्छी तरीके से रखा गया और पाकिस्तान के पास उसकी काउंटर दलील ऐसी नहीं थी जो बहुत सस्टेन करे, इवन उनके कई पॉइंट्स को रिजेक्ट भी किया गया। चलिए अब डिबेट को ओपन करते हुए हमारा क्वेश्चन ये है कि जो तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, इससे क्या हम पाकिस्तान को बेनकाब करने में सफल होंगे? क्योंकि बहुत सारी उसकी कारगुजारियां ऐसी हैं जो एक्सेप्टेबल नहीं है। वन साइडेड उनका फैसला है, उन्होंने कर दिया, एक्सेस नहीं दिया। अब जब उनको मंच पे लाया गया तो क्या हम दुनिया के सामने एक बार फिर से पाकिस्तान को एक्सपोज कर पाएंगे कि देखिए ये किस तरीके का देश है जहां कोर्ट की कार्रवाई में भी अभियुक्त पक्ष की बात नहीं सुनी जाती, उसको एक्सेस नहीं दिया जाता और वन साइडेड फैसला सुनाया जाता है। तो अशोक जी, आपके पास आ रहा हूं मैं, क्या इस बात में भारत सफल होगा कि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बार फिर से बेनकाब करेगा और उसकी इस दोगली नीति को सामने रखेगा? जी, मेरे विचार से देखिए ये बहुत ही अच्छा कदम उठाया है भारत ने, जो पाकिस्तान को हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले गए। यहाँ पर कुछ प्रश्न हमारे अपने देश में भी ऐसे उठे थे जो हमने कभी पहल नहीं की। हम इसको अपना बायलैटरली ये दो तरफा बातचीत करके हम अपने सारे जो मुद्दे हैं उनको हम सुलझाना चाहते हैं, परंतु ये बहुत दशकों के बाद हम गए हैं किसी इंटरनेशनल फोरम में अपना केस लेकर। परंतु इसमें जैसा कि और पैनलिस्ट ने कहा, एक बहुत ही छोटे मसले पर जो इसमें इनको कॉन्सुलर एक्सेस नहीं दिया गया उस पर, और मेरे विचार से इसका जो संदेश जाएगा पूरी दुनिया को, क्योंकि पूरी दुनिया इस केस को देख रही है, और उनको जो ये संदेश जाएगा जो पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट भारत के किसी नागरिक को, किसी बिजनेसमैन को लेकर उनके विरुद्ध मिलिट्री कोर्ट में, कैंगरू कोर्ट में ऐसा केस चलाकर उनके विरुद्ध फांसी का ऐलान कर देती है, तो ये और देशों के लिए भी जहां पर कि और टेररिस्ट हैं वगैरह, टेररिस्ट स्टेट्स हैं, और देश भी ऐसे नागरिकों को लेकर उनके विरुद्ध ऐसे मनगढ़ंत केस चलाकर उनके विरुद्ध ऐसा काम कर सकती हैं। हमारे यहाँ से जो केस इनके विरुद्ध हुआ है, प्रोसीजर के उस पर हुआ है और अर्जेंसी के, दो चीज़ों पर मैं विशेष ध्यान देना चाहूँगा। एक प्रोसीजर जो चाहे किसी किस्म का, हमारे हरीश साल्वे जी ने ये तर्क दिया, जो चाहे किसी किस्म का अपराध उन्होंने किया हो उनको कॉन्सुलर एक्सेस मिलना चाहिए, वो बेसिक ह्यूमन राइट है। दूसरा है जो इस केस में अर्जेंसी बहुत है, और हमने जो इंटरनेशनल कोर्ट से मांगा है, हमने उनसे मांगा है जो आप प्रोविजनल रिलीफ दीजिए और ये कहिए
केस तो चलता रहेगा, परंतु प्रोविजनल रिलीफ ये दीजिए जो जब तक केस चलता रहेगा तब तक कुलभूषण यादव को, और उन्होंने 6 महीने का अरसा इसमें दिया है, कुलभूषण यादव के विरुद्ध कोई ऐसा काम नहीं किया जाएगा जिससे कि यहां पर जो आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं उसका कोई मतलब ही ना हो, मतलब उनको फांसी की सजा नहीं पर इसको कार्यान्वित नहीं किया जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो ये और मेरे विचार से उन्होंने बहुत अच्छा रखा है। जी शिवकांत जी को शामिल करते हैं। शिवकांत शर्मा जी, मुद्दा ये है कि हम बेनकाब करने में सफल हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, कोशिश हमारी वो है, लेकिन एक इससे जुड़ा हुआ सवाल ये भी उठता है कि पाकिस्तान जिस तरह का देश है, जिस तरह के है कि कोई देखिए कोर्सिव एक्शन उसके ऊपर भी नहीं हो सकता ना, आप जबरदस्ती उसको एक फैसला मनवा नहीं सकते हैं, तो उस पर कितना ट्रस्ट करना चाहिए कि वो इस कोर्ट के फैसले को ऑनर करेगा और अपनी साख को बचाने की कोशिश करेगा और हमारी बात को सुनेगा। शिवकांत जी। नहीं, बिल्कुल आप भरोसा तो कर ही नहीं सकते, भरोसा तो ये भी नहीं है, और ये एक वाकई बहुत बड़ा डर है कि कुलभूषण जाधव जिंदा भी हैं कि नहीं है, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान ने किसी भी तरह की कोई एक्सेस नहीं दी है, पैरवी के लिए वकील उनको नहीं मिला है, अभी तक भारत जाकर के ये शिनाख्त नहीं कर पाया है कि वो जिंदा हैं, और अगर जिंदा हैं तो उनकी मानसिक स्थिति कैसी है, कितने टॉर्चर में, किस तरह की स्थिति में उनको रखा जा रहा है। इसलिए तो इकबालिया बयान नहीं सुना गया, क्योंकि सैनिक अदालत में ऐसी सज़ा देने के बाद आदमी को कहाँ रखा गया नहीं रखा गया तो इकबालिया बयान का कोई मतलब नहीं होता। तो सबसे बड़ी चिंता ये है कि वो किस स्थिति में है, जिंदा हैं कि नहीं है, और उसके बाद सबसे बड़ी चिंता ये होगी कि अदालत कुछ भी फैसला करे, पाकिस्तान कोई भी राष्ट्रीय सुरक्षा का और आतंकवाद का बहाना लेकर के कुछ भी कर सकता है। कहाँ तो कसाब के साथ भारत में जिस तरह से हमने पूरा जो है वो उसको पैरवी और अदालतों का पूरा जो प्रक्रम था उसके दौर से गुजारा, और कहाँ 1971 याद करें जब पाकिस्तान के सैनिकों ने कितनी बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण किया था, तो उनकी कितनी अच्छी तरह से देखभाल की गई थी और उनको उसी तरह से जिनेवा कन्वेंशन के हिसाब से बहुत बड़ा सवाल उठाया है कि स्थितियां कुलभूषण जी कहाँ स्थितियां इतनी खराब हो गई हैं, नहीं हो पाई, आप एक नागरिक को सुरक्षा की पकड़ लेते हैं और उसको किसी तरह की पैरवी करने का कोई भी आप न्यायिक प्रक्रिया नहीं पूरी करते। जी शिवकांत जी, मैं तनेजा जी से जरा इस सवाल के जवाब ले लूं क्या पता कि इस बात की क्या पुख्ता जानकारी आप रखते हैं या आपके सोर्सेज से आपको ये, आपकी इंफॉर्मेशन से, आपकी इंटेलिजेंस से ये है कि कुलभूषण जी सुरक्षित हैं? देखिए, मुझे लगता है कि इस पे स्पेकुलेट करना एक राष्ट्रीय रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता के नाते मेरे लिए ठीक नहीं होगा। इतना आप देखिए, हमने पाकिस्तान के जो लोग उन्होंने कहा, उन्होंने क्या बोला, और दूसरी हमारी तरफ से जो सारी जो वो करी गई। देखिए, हम लोग अपना नजरिया पाकिस्तान को लेके रखते हैं, लेकिन हमारी कोशिश क्या है? हमारी कोशिश यही है कि वो भारतीय नागरिक हैं और बिजनेसमैन हैं, उनको ईरान से अगवा करा गया है, जो वियना कन्वेंशन है उसके हिसाब से जो उनको एक्सेस दी जानी चाहिए थी वो डिनाई करी गई है। इसी मसले को लेकर के कोर्ट में बहस करी। आज हमने देखा, बार बार देखा कि पाकिस्तान किस तरीके से उनको पहले तो जो वो फिल्म लेकर के आए थे वो नहीं दिखाने की इजाजत, वीडियो की इजाजत नहीं दी गई। दूसरी बात, उन्होंने अपने को वह कॉन्ट्राडिक्ट किया। लेकिन देखिए, सब क्या होता है कि ये इससे क्या हो रहा है, और पाकिस्तान के ऊपर एक मॉरल प्रेशर और डिप्लोमेटिक प्रेशर वो इतना जबरदस्त ऑलरेडी बन चुका है, और आने वाले आप सप्ताहों में देखेंगे वो उनके ऊपर बनने वाला है कि वो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। एक और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं जो बहुत जरूरी है कि जिस हिसाब से उन्होंने दलीलें पेश करी, पाकिस्तान के वकील भारत के मीडिया को कोस रहे थे वहां पे। आप अंदाज लगाइए कि आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में बैठे, दुनिया का सबसे बड़ा न्यायालय है, और वहां पे आप भारतीय मीडिया को बीच में लेकर के आ रहे हैं। तो इससे साफ पता लगता है कि वहां स्थिति क्या है। और दूसरा, मुझे ऐसा लगता है हमको यह भी समझना होगा कि पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की जो वहां सिविलियन गवर्नमेंट है, कुलभूषण जी को लेकर के उनके अंदर आपस में लगता है कहीं ना कहीं द्वंद्व है, मतभेद है, जबरदस्त मतभेद है, कहीं ना कहीं एक तरह का उनका वो चल रहा है, लगता है जैसे बातों से लग रहा है। लेकिन एक सेकंड मैं कंप्लीट कर लूं। लेकिन मैं आपको आपके मार्फत से जो आपके दर्शक हैं उनको कहना चाहता हूं, भारत सरकार पूरी तैयारी के साथ, भारत की पूरी कोशिश है कि उनको यहां भारत वापस लेकर के आए। वो भारतीय नागरिक हैं, भारतीय व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन हैं, और इसके लिए भारत सरकार जो है किसी भी तरह का कोई कसर नहीं छोड़ेगी, कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। तिलक देवेश्वर जी, चूंकि इसमें जो है डिप्लोमेसी, ब्यूरोक्रेसी, ये सारी चीजें भी शामिल हो रही हैं, एक क्वेश्चन यहाँ पे निकल गया है, कितना ट्रस्ट वर्दी है जो क्वेश्चन किया जा रहा है, और इस जो कोर्ट में केस चल रहा है इसकी कितनी अहमियत रखेगा पाकिस्तान? आप चूंकि काम कर चुके हैं, आपके नज़रिए से इस मसले को कैसे देखा जाए कि हम एक तरफ पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं,
विश्व पटल पे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हमने दबाव बना दिया है, लेकिन इस दबाव का प्रतिकार क्या ये होगा कि वो ट्रस्ट ना दे हमें या मुकर जाए? दो चीजें हैं इसमें। पाकिस्तान को तो आवाज नहीं आ रही। जी जी बोलिए, आ रही आवाज। फिर कट गया। हेलो। जी 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 बोलिए बोलिए। अच्छा, दो चीजें हैं कि पाकिस्तान को बेनकाब तो हम कर रहे हैं, 15 सालों 20 सालों से बेनकाब कर रहे हैं, पर पाकिस्तान पे कोई फर्क नहीं पड़ता बेनकाब होने पर। वो इतना आगे बढ़ चुका है अपनी गतिविधियों पे कि उसको फर्क ही नहीं पड़ता, पर फिर भी हमें बेनकाब करना चाहिए। दूसरा, मगर इस मुद्दे पे पाकिस्तान पे बहुत गहरा असर पड़ेगा। जैसे मैंने पहले कहा था, जो बलूचिस्तान का जो मसला है, खास तौर पे जो मकरान कोस्ट पे पाकिस्तान इंसर्जेंसी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। इसलिए अगर आप इजाजत दें, मैं पढ़ूंगा जो सताज अजीज साहब ने कुलभूषण यादव के खिलाफ जो चार्जेस लगाए हैं, उनको एक सुपरमैन बना दिया है कि उन्होंने आईईडीज ब्लास्ट किए ग्वादर और तुर्बत में, जीवनी पोर्ट में, सिब्बी सुई में, क्वेटा में, हजाराज के खिलाफ, पंजगौर, जीवनी, पसनी, इन सब जगहों पे उन्होंने फिर कट गया। जी नहीं, आपकी आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू करिए प्लीज। चलिए, शायद संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है। उदय भास्कर जी के पास चलते हैं। उदय भास्कर जी, सवाल को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। भारत के पास जिस तरीके के विकल्प थे, उसमें से बेस्ट उसने ये विकल्प अपनाया कि कोर्ट में गए और इस मामले को बहुत अच्छी तरीके से रखा। तो जो सवाल हमने इससे पहले पूछा था तिलक जी से कि स्ट्रेटजी के तौर पे हम इसको बहुत अपनी एक विक्ट्री की तरफ ले जाना चाह रहे हैं और जा भी रहे हैं, क्योंकि हमारा इंटेंशन उसको इस तरफ ले जाना है, बहुत बड़ा हम प्रेशर बना रहे हैं, लेकिन इसमें रोल फौज का भी आ जाता है। और पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पे वहाँ की सरकार ज़्यादा वहाँ फौज की चलती है और आप जानते हैं उसको बहुत बेहतर तरीके से। तो कोई अगर आउटकम निकल के आता है तो वो कितना हमारे लिए, उनके लिए बाध्यकारी होगा और हमारे लिए अच्छी बात होगी कि वो उसको मानेंगे। फौज का भी इसमें संदर्भ आप शामिल करें। साहब, इसमें मैं ये जो सामरिक पहलू है, इसके एक आध मुद्दों को या एक आध बिंदुओं को रेखांकित करना चाहता हूं, पर साथ साथ पहले मैं तिलक जी अभी जो कह रहे थे उस बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं कि जहां तक हम बार बार हमारे देश में ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो है आज के केस के बाद आईसीजे में बेनकाब हो जाएगा और उससे हमारे लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी, इसे मैं कहूँगा शायद हमें जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आईसीजे का जो भी वर्डिक्ट है उसको आने दीजिए, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान का इतिहास को देखिए, पाकिस्तान जिस प्रकार से दहशतगर्दी को समर्थन दे रहा है, चाहे वो बेनज़ीर भुट्टो के केस में हो या डैनियल पर्ल जो कि अमेरिका के एक वरिष्ठ जर्नलिस्ट थे उसके बारे में हो, पूरा दुनिया जो है वो जानता है कि पाकिस्तान और उनके खुफिया एजेंसी और उनके फ़ौज किस प्रकार से ऐसे हरकतों में वो काफ़ी माहिर है। पर इससे पाकिस्तान और उसके रणनीति में किसी प्रकार का अभी तक प्रभाव नहीं हुआ है। और ये विडंबना है कि ओसामा बिन लादेन का अबोताबाद केस के बाद भी, चाहे वो अमेरिका हो या चीन या बाकी विश्व के जो देश हैं, वो पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को उसी पटरी पे चलाते हैं और दहशतगर्दी और इस प्रकार के हरकतों को ज़्यादा वो प्रभाव नहीं देते हैं। तो इसका जो सामरिक पहलू मेरे विचार में ये है कि ये पहली बार है कि किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पे पाकिस्तान के हरकतों को इस प्रकार से एक तुलने में हम डाल रहे हैं। और हम आशा यही करते हैं कि पाकिस्तान ने अपने मिलिट्री कोर्ट, चाहे उसको कैंगरू कोर्ट आप जो भी कहेंगे, कि उन्होंने जो जल्दबाजी किया है ये पूरे विश्व के लिए, जैसे अशोक जी अभी पहले कह रहे थे, कि ये एक प्रकार का बेंचमार्क बनेगा कि आप किसी भी देश के नागरिक को ऐसे उठा के उनके ऊपर आप आरोप डाल के अगर आप आगे करेंगे और आप खुद एक ऐसा देश हैं, ऐसा एक हुकूमत है, ऐसा एक फ़ौज है जो कि इन हरकतों को आप समर्थन देते हैं। जी बिल्कुल। और ये वही उदाहरण है कि बिल्ली जो है मक्का गया, 999 चूहे खा लिया और फिर कहते हैं कि साहब हम हज पे चलेंगे। हज पे चलेंगे। तो एक्चुअली प्रकार के बात पे हम पहुंच रहे हैं। समस्या यही है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिस पे आप भरोसा नहीं कर सकते। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि इससे पहले के दर्जनों उदाहरण है जहाँ पे उसने वादा खिलाफी करी है, कोई नैतिक दबाव उनके ऊपर नहीं बनता। वो जिस तरीके से बिहेव करते हैं, कभी भी कहीं भी कोई वायलेशन हो जाता है, सीज फायर तो दर्जनों बार होता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे मेरे मन में बार बार जो मैं
पूछना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि जो ट्रस्ट का क्वेश्चन है ना, आईसीजे में हम गए, बहुत अच्छी बात है और हमने केस भी पुट अप किया, लेकिन आदिल भाई आप ये समझाइए, क्योंकि आप और उससे जुड़े हुए हैं, इस तरीके की जो कोर्ट हैं उनके फैसले कितना नैतिक दबाव बना पाते हैं जिससे वो देश अपने पुराने इतिहास को छोड़े और इसको मान सके, क्योंकि एक विश्व मंच पे आप एक तरीके से इसको स्वीकार करेंगे, तो वो क्या प्रेशर हम बिल्ड करने में सफल होंगे? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जो पहले आईसीजे का एक केस था, पैराग्वे वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जब पैराग्वे का एक सिटीजन को यूनाइटेड स्टेट्स ने एग्जीक्यूट करने का डेथ सेंटेंस दे दी थी स्टेट ऑफ वर्जीनिया ने, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला आया कि उसको प्रोविजनल मेजर दिया गया कि उन्हें नहीं एग्जीक्यूट किया जाएगा। अमेरिका ने आगे जाके उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया और उसके बाद सिर्फ अमेरिका ने ये कहा कि अपोलोजाइज किया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। इसका ये मानना है कि उनकी बाइंडिंग नहीं है जजमेंट, उनकी जो आईसीजे की जजमेंट है बाइंडिंग नहीं है। बट हैविंग सेड दिस, इससे ज़्यादा जो हम पूरे विवाद में, ये सारे विवाद में एक बहुत ही अहम मुद्दा है जिसे हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, वो ये है कि पाकिस्तान प्रयत्न करेगा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो बायलैटरल डिस्प्यूट्स हैं उनको इंटरनेशनल मंच पे इंटरनेशनलाइज करने का, सेंसेशनलाइज करने का। भारत सरकार को इस पहलू को इस पे बहुत ध्यान देना चाहिए और एक रणनीति बनानी चाहिए सो दैट पाकिस्तान अपने ऐसे मंसूबों में कामयाब ना हो जाए कि जो हमारे बाकी आउटस्टैंडिंग डिस्प्यूट्स हैं उन्हें भी वो कोशिश करे उनको इंटरनेशनलाइज करने का। एक ये है। दूसरी बात, मैं ये तनीजा जी से सहमत नहीं हूँ कि पाकिस्तान को भारत ने आइसोलेट कर लिया है। इस विषय में भी मेरे ख्याल से भारत सरकार को और काम और प्रयास करने की ज़रूरत है, बिकॉज अब ये स्थिति है कि चाइना और पाकिस्तान रल गए हैं, एक हो गए हैं। रशिया जो हमारा ऑल वेदर फ्रेंड था वो भी पाकिस्तान के साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहा है। अभी ये जो OBOR का विषय, ये जो समिट हुआ था बीजिंग में, वहाँ अमेरिका भी आया हुआ था। सो ये कहना कि पाकिस्तान आइसोलेट हो गया, मेरे ख्याल से सच नहीं होएगा। हमें इस तरफ और प्रयास करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए सो दैट हम इंटरनेशनल मंच में पाकिस्तान को एक्सपोज कर सकें। जी हाँ, बिल्कुल तनीजा जी, मैं आपके पास आऊँगा, एक छोटा सा हमें ब्रेक लेना है, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात निकल के आई जो आदिल भाई ने कही कि अगर दूसरे मुद्दे जो बायलैटरल वाले हैं, अगर हम उनको भी मौका न दें कहीं कि पाकिस्तान उठाना शुरू कर दे, वो हमें एक बचाना। दूसरा, अभी जो आइसोलेट हमने किया और पुख्ता तौर पे करना है। जब ब्रेक से हम लौटेंगे तो एक बात हम ये चर्चा करना चाहते हैं कि क्या आईसीजे का ये फैसला भविष्य के लिए नज़ीर बनेगा, क्योंकि देखिए दुनिया बदलती है। अब आप पिछले 2 साल से विश्व पटल पे जो हो रहा है वो अलग है और अब अलग है, तो जो भी फैसला आता है आईसीजे की तरफ से वो क्या एक नज़ीर बनेगा, उसको एक मील का पत्थर माना जाएगा और आईसीजे की बात को सम्मान के साथ वो देश स्वीकार करेंगे जो भी फैसला उनके पक्ष में या विपक्ष में आएगा। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद ये चर्चा करेंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका आवाज अड्डा में, और आज हम चर्चा कर रहे हैं कि कुलभूषण जाधव को क्या हम बचा पाएंगे, क्या भारत बचा पाएगा जिस तरह इंटरनेशनल कोर्ट में। और यही सवाल हमने आपसे पूछा था कि क्या अंतर्राष्ट्रीय अदालत में बच पाएंगे कुलभूषण जाधव। तो इसके बहुत सारे तमाम सारे लोग हमें जवाब दे रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं ट्वीट के ज़रिए और तमाम SMS के ज़रिए, जिसका रिजल्ट हम आपको समय समय पर दिखाते रहेंगे। और इस समय जो ताज़ा रिजल्ट हमें दिख रहा है उसमें हम आपको बताएं कि किस तरीके के रुझान अब तक मिल रहे हैं, लोग इसके विषय पे क्या सोच रहे हैं। तो अगर आप भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो अड्डा हाँ के लिए स्पेस लेके 1 लिखिए और नहीं के लिए स्पेस लेके 2 लिखिए और 51818 पर SMS करके दीजिए। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। उदय भास्कर जी के पास सीधे चलते हैं क्योंकि उदय भास्कर जी के पास थोड़ा समय कम है। उदय जी, हमारा सवाल था ब्रेक से पहले कि क्या जिस तरीके की हम एक रणनीति के तहत काम कर रहे हैं और जो फैसला हम उम्मीद करके चल रहे हैं आईसीजे का आएगा, वो एक नज़ीर बनेगा आगे के लिए और उसको तमाम देश मानेंगे। बड़े पर्सपेक्टिव में मैं कह रहा हूं, पाकिस्तान तो मानेगा ही। तो क्या एक हम इस तरीके की उम्मीद रख सकते हैं कि एक नज़ीर बना पाएंगे? साहब, ये केस जो है इसको एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत के लिए एक बहुत ही डिस्टिंक्टिव कदम है, यानी कि ये खास कदम मोदी सरकार ने उठाया है। और इससे मेरी व्यक्तिगत राय एज एन एनालिस्ट मुझे 2 चीज़ें नज़र आते हैं। एक भारतीय नागरिक को बचाने के लिए सरकार जो है
वो हर एक विकल्प का खोज करने के लिए तैयार है और उन्होंने एक बहुत ऐतिहासिक कदम लिया है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच को पहली बार कई सालों के बाद, कई दशकों के बाद हम पाकिस्तान के संदर्भ में एक केस को ICJ तक ले गए हैं। ये कहाँ तक हम सफल होंगे, मैं बार बार यही कहता हूँ कि हमें जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान हर एक प्रकार का आर्ग्यूमेंट आगे करने की कोशिश करेंगे। मेरा एक ही बिंदु है कि जितना जल्दी हो सके हमें अगर कॉन्सुलर एक्सेस मिलेगा तो जाधव साहब की जो पर्सनल सेफ्टी है इसका हमें थोड़ा सा विश्वास होगा, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान कुछ स्लेटी कारणों की वजह से हमें ये एक्सेस नहीं दे रहे हैं। दूसरा जो बिंदु है जो मैं समझता हूं कि बहुत ही सामरिक है, इस वक्त विश्व का पूरा नज़र पाकिस्तान के ऊपर है एज अ स्टेट स्पॉन्सरिंग टेररिज्म, यानी कि जो दहशतगर्दी को समर्थन दे रहे हैं जी। और अगर इस प्रकार के मंच पे ये साबित होता है तो मुझे लगता है कि विश्व के शक्तिशाली देशों को अपने अपने जो नीति हैं उसमें एक बदलाव की या समीक्षा की शायद ज़रूरत होगा। वो शायद इसका सामरिक पहलू है, क्योंकि जाधव साहब के केस के बाद भारत को पाकिस्तान के साथ कई और मुद्दों के ऊपर हमें झेलना है और उसको हमें मैनेज करना है, चाहे वो पठानकोट हो या उरी। तो इसलिए इसको बड़े परिप्रेक्ष्य में भी देखना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, ये बहुत संजीदा बात कही उदय भास्कर जी ने कि हमें बहुत फूक के कदम रखने हैं, क्योंकि बहुत ट्रस्टवर्दी पड़ोसी नहीं है हमारा। चलते हैं तिलक देवेश्वर जी के पास। तिलक जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि जो अभी एक आशंका जताई हमारे एक पैनलिस्ट ने, आदिल भाई ने, कि और जो दूसरे इश्यूज़ हैं कहीं उनको भी उठाना ना शुरू कर दे, तो हमें उससे बचते हुए, और जो उदय भास्कर जी सलाह दे रहे हैं कि जो बहुत सारे केस हुए हैं उनको हम मंच पे उठा सकें, तो इस तलवार की धार पे चलने वाली जो बात है उसमें कैसे आगे बढ़ें? अपनी पिछली बात मुकम्मल कर लूं, जब यहाँ से आवाज़ कट गई थी। एक कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ने जो नैरेटिव बिल्ड किया है ना कि बलूचिस्तान में सारी गड़बड़ भारत कर रहा है, और उसका सबूत है कुलभूषण जाधव। अगर इसको ICJ में धचका लगता है तो उसका पूरा नैरेटिव बैठ जाएगा। इसीलिए मैं सोचता हूं कि पाकिस्तान के लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। दूसरी बात, जहां तक काउंसलर एक्सेस का सवाल है, एक और रीजन वाई पाकिस्तान नहीं देना चाहता, क्योंकि कुलभूषण यादव ये बता देंगे कि वो ईरान से उठाए गए थे, और पाकिस्तान और ईरान के जो ताल्लुकात है आजकल ऑलरेडी बड़े निचले स्तर पर हैं, इससे और उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए हमें अपना प्रेस करना चाहिए काउंसलर एक्सेस, और पाकिस्तान को फोर्स करना चाहिए कि काउंसलर एक्सेस देगा या नहीं देगा इस वक्त कहना मुश्किल है, मगर वी हैव टू कीप पुटिंग द प्रेशर ऑन पाकिस्तान। राइट। जो मेरा जो सवाल, चलिए मैं अशोक जी के पास ले चलता हूँ सवाल को। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल जो हमने पूछा था कि एक नज़ीर बनेगी ये फैसला, और जो अभी जोड़ा है तिलक जी ने कि बलूचिस्तान में जो हो रहा है वो जो नैरेटिव क्रिएट करना चाहता पाकिस्तान वो गिरेगा। और आपको याद होगा कि अभी ईरान में 2-3 दिन पहले खबर आई थी कि ईरान ने कहा था कि अगर पाकिस्तान सावधान नहीं होता, अपने टेररिस्ट को हमारे यहाँ एक्सेस रोकता नहीं है, तो हम उसके ऊपर सैनिक कार्रवाई कर सकते हैं। बहुत ही हार्श स्टेटमेंट था ईरान की तरफ से। इसी संदर्भ में आगे मैं बढ़ा रहा हूँ कि नज़ीर बनेगा क्या, और प्लस हमें जो द्विपक्षीय मामले हैं उनको बहुत सावधानी से विश्व पटल पर ले जाना है। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, ईरान के साथ उनके संबंध ऐसे हैं, ईरान में वो आतंकवाद फैला रहे हैं। उनके जो वहाँ से तालिबान के लोग गए थे, वहाँ पर उनके फौज के आदमियों को, वहाँ पर सैनिकों को मारा आए थे। अफगानिस्तान के साथ आप उनके रिश्ते देखिए पाकिस्तान के, वहाँ भी आतंकवाद को फैला रहे हैं। भारत में तो हमें मालूम ही है जो है। देखिए, हम जो वहाँ पर गए हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, हमको ये देख लेना चाहिए जो हम पूरे अपने जो दो तरफा मसले हैं पाकिस्तान के साथ उनको लेकर नहीं गए हैं। हम केवल एक छोटे से प्रश्न पर लेकर गए हैं जो वहाँ पर हमको कॉन्सुलर एक्सेस नहीं मिला है, कुलभूषण यादव के मानव अधिकारों का हनन हुआ है और उसको रिस्टोर किया जाए, ये छोटा सा प्रश्न। जो पाकिस्तान ने वहां पर दलीलें पेश की, जैसा उदय भास्कर जी ने कहा, उन्होंने बहुत पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया, उन्होंने लीगल कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं दी, उन्होंने एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया जो वहां पर, जैसे अभी तिलक देवेश्वर जी ने भी कहा, तो वहां पर ये बलूचिस्तान में इतने तरीके की कार्रवाई, तो हमको इसको बिल्कुल ही एक छोटे दायरे में इसको रखना पड़ेगा। दूसरी चीज मैं देखिए कहना चाहता हूं, जो आखिरकार पाकिस्तान 160 मिलियन लोगों का देश है, न्यूक्लियर वेपन्स उसके पास है, तो उसको ऐसे आइसोलेट करना तो मुश्किल रहेगा, क्योंकि
अगर हम अफगानिस्तान के मसले का भी हल निकालना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ जाना ज़रूरी है। इसलिए रूस भी उसके साथ कुछ ताल्लुकात बनाकर रखना चाहता है और अमेरिका भी। हमारे लिए जो है, हमको उसके ऊपर दबाव लगातार बनाए रखना पड़ेगा और इसी से हमको उनके ऊपर पूरी दुनिया के साथ हम इसको आगे लेकर बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, जो ये दूसरे देश हैं वो जियोपॉलिटिकल रीजंस के लिए पाकिस्तान के साथ मिले हुए हैं, परंतु उनको भी मालूम है जो ये आतंकवाद का जो सेंटर है वो पाकिस्तान ही है। राइट। शिवकांत जी की बात चलते। शिवकांत जी, एक पत्रकार की हैसियत से इस केस का अगर हम थोड़ा पंचनामा करें, जो बहुत सारे पहलू निकले, ये मैं इसलिए निकलवाना चाह रहा था कि आपके पास आऊँ तो बहुत सारे पॉइंट्स हों। एक ईरान वाला पॉइंट्स है, बलूचिस्तान वाला पॉइंट्स है, हमें काउंसिल एक्सेस चाहिए और एक्सेस मिली तो पोल खुल जाएगी, और एक बहुत ज़बरदस्त प्रेशर तो बिल्डअप किया है, इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। आपसे मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ये जो पूरी एक सिनेरियो बनी, एक पूरी तस्वीर बनी है, इसमें भारत का अपर हैंड तो दिख रहा है, ये अपर हैंड क्या रिजल्ट में कन्वर्ट हो पाएगा? देखिए, अगर आपका इशारा रिजल्ट से ये है कि कुलभूषण जाधव सही सलामत भारत लौट आएंगे, तो ये तो मुझे लगता है इस वक्त को देखते हुए संभव नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरह की दलीलें दी हैं इंटरनेशनल कोर्ट में, उसमें साफ कह दिया है कि कुलभूषण कसूरवार हैं या बेकसूरवार हैं, ये तो हम तय करेंगे, ये कोर्ट तय नहीं करेगी। वहाँ केवल ये तय होना है कि उनको उनके साथ न्याय हुआ है कि नहीं हुआ है, उनको पैरवी के लिए वकील दिया गया, नहीं दिया गया, वगैरह वगैरह। तो इस पे कोर्ट बताएगा। कुल मिलाकर के पाकिस्तान की सेना ने या पाकिस्तान ने क्या सोच कर के कुलभूषण यादव का ये मामला उठाया था, क्यों उन्हें पकड़ा और उनको सैनिक अदालत में जाकर के फांसी की सज़ा सुनाई, उसका सीधा सीधा पैनलिस्ट ने, दूसरे पैनलिस्ट ने बताया, उसका उद्देश्य ये था कि वो भारत को बदनाम करना चाहते थे, ये दिखा करके कि बलूचिस्तान में भारत जो है वो दखलंदाजी कर रहा है, आतंकवाद फैला रहा है। ये मामला उल्टा पड़ गया है, क्योंकि भारत ने एक तरह से नहले पे दहला लगा दिया है और हम अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट पे चले गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जाने के बाद आतंकवाद वाली बात जो है वो पीछे रह जाएगी, और पाकिस्तान में जिस तरह की न्याय व्यवस्था है, जिस तरह से बदले की भावना है, जिस तरह से सरकार चल रही है, उस पर सवाल खड़े होंगे और पाकिस्तान की छवि जो है वो पहले से ही खराब थी और खराब होगी। तो एक तरह का नैतिक दबाव पड़ेगा, हालांकि नैतिक दबाव उन पर पड़ता है जो नैतिकता मानते हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा। लेकिन शिवकांत जी, मैं इसमें आपकी बात से कहना चाह रहा हूँ कि अगर हमें काउंसिल एक्सेस मिल गई, हम अपने दोबारा केस उसमें रीओपन कर सकते हैं, हम अगर कोर्ट ये कहता है तो हम उसमें अपने लीगल एक्सेस अगर रखेंगे, तो हम ये क्यों न उम्मीद रखें कि हम उनको लीगली भी उनके जो मानदंड बनाए उसमें हम पराजित कर सकें, क्योंकि वो पूरा फैसला एक तरफा दे दिया उन्होंने। अपने मन से सब कुछ आपने तय कर लिया कि वो ईरान से आए, फिर वो बलूचिस्तान में काम कर रहे थे, वो एजेंट थे, सब कुछ उनकी अपनी थ्योरी है। अगर हमें लीगल एक्सेस मिलता है तो हम उसको क्यों नहीं डिफेंड कर पाएंगे? देखिए, लीगल एक्सेस अगर मिल भी गया तब भी अदालतें तो पाकिस्तान की रहेंगी ना, तो आप जाकर के जिरह तो पाकिस्तान की अदालत में करेंगे, और पाकिस्तान की अदालत भारतीय नागरिक को न्याय देगी, ये इस वक्त सोच पाना बड़ा मुश्किल है। अभी तक तो ऐसी कोई दलील है नहीं। यही लाइन में आपके मुझे सुनना चाह रहा था। अब इसके लिए नरेंद्र जी के पास है। नरेंद्र जी, देखिए, बहुत बढ़िया पॉइंट पर हम इस डिस्कशन को ले आए हैं कि अदालतें तो वही हैं और हम लीगल एक्सेस लेके बहुत दमदारी से केस करेंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारी इसके लिए आगे की तैयारी क्या है? देखिए नीरज जी, बहुत सारे सवाल जो हैं, बल्कि आरोप कहूँगा, कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी लगाए और भी प्रश्न आए। अगर मैं जवाब का मुझे समय आप नहीं देंगे तो ठीक नहीं होगा। नहीं, दीजिए आप जवाब, है ना, क्योंकि वो सीधे सीधे हमारे ऊपर आरोप लगाए गए। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि हम चूंकि अब हेग चले गए हैं तो पाकिस्तान और चीजों को इंटरनेशनलाइज कर सकता है। कोई इंटरनेशनलाइजेशन करने वाला तो कोई हुआ ही नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि भाई काउंसलर एक्सेस जो है वियना कन्वेंशन के अंतर्गत उनको देनी चाहिए थी। हमने 16 दफा पाकिस्तान को वर्बली भी और लिखित करके वो एक्सेस मांगी, लीगल एक्सेस नहीं, काउंसलर एक्सेस, फर्क है दोनों में। हमने वो मांगी और उन्होंने उसको नहीं दिया। ये मसला है और उसका इंटरप्रिटेशन है जिसको लेकर के हम गए हैं। कोई इंटरनेशनलाइज हो गया, हमने कोई जो उसको लेकर के और चीजों में उनका कोई प्रश्न नहीं उठा। दूसरी ये समझना चाहिए कि जब भी सरकार ऐसा कदम उठा रही है, बहुत सोच समझ के, चारों तरफ देख करके, बल्कि आठों तरफ देख करके तब कदम उठाए जा रहे हैं। तमाम बातें जो है वो पब्लिक स्पेस में भी नहीं है।
उसको सोच कर सारा काम किया जा रहा है। दूसरी ये बात करी गई, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि हमने ये दावा किया, हमने आइसोलेट कर दिया। हमने नहीं कहा कि 100% आइसोलेट कर दिया। जो काम आप 70 साल में नहीं कर पाए, हम कैसे कह दें कि हमने 3 साल में कर दिया, जो आप 70 साल में नहीं कर पाए। हमने पाकिस्तान के ऊपर वो प्रेशर बनाया है जो इस तरह का प्रेशर उन्होंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। मैं आज जब पाकिस्तान के आज वकील जाके ये बोलते हैं कि इंडिया जो कर रहा है वो सीन ऑफ पॉलिटिकल थिएटर, ये उन्होंने वहां कोर्ट में जाके बोला है, कोट अनकोट सीन ऑफ पॉलिटिकल थिएटर। इससे साफ लगता है उनके पास तर्क नहीं है और वो कितने परेशान है और ऊपर से नीचे तक कहां उनका पसीना छूट रहा है। हम लोग बात कर रहे हैं। अच्छा, जहां तक इस बात की जो बात उठती है कि चाइना ने आकर के जो है इन्होंने कहा कि भाई चाइना OBOR को लेकर के, देखिए हमने अपना स्टैंड लिया है, वक्त बताएगा कि किसका स्टैंड सही है। हम किसी भी तरीके से, चाहे वो चाइना हो या पाकिस्तान हो, हम ये नहीं कर सकते कि हम कोई कमजोर मुल्क हैं या हम ऐसे मुल्क हैं जिसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कांग्रेस की नहीं है। भारत का हर व्यक्ति भी जानता है और भारत से भी ज्यादा पाकिस्तानी जानता है और दुनिया भी इस बात को जानती है। लेकिन ये चीजें उत्तेजना से नहीं होती हैं, आपस में भारतीय जनता पार्टी से लड़के नहीं होंगी। कांग्रेस को भारत पार्टी के साथ खड़ा होना पड़ेगा और हर भारतीय के साथ खड़ा होना पड़ेगा और हर भारतीय हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं वहां पे पाकिस्तान के अंदर, हर भारतीय की जान हमारे लिए बहुत कीमती है और उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और जहां तक एक आखिरी पॉइंट जो बलूचिस्तान का मसला है, पाकिस्तान ने जिस हिसाब से वहां दरिंदगी करी है, एयरफोर्स जाकर के वहां लाखों की तादाद में लोगों को मार चुकी है, वो भी उसको भी हाईलाइट करना मुझे लगता है ह्यूमन राइट्स के नाते भारत का और पूरी दुनिया का फर्ज बनता है। बिल्कुल, चलिए ये इसमें कोई दौरा नहीं तनेजा जी, हम सब लोग जो इस पैनल में बैठे हो, जो इसको देख रहे हैं, सब इस बात से तो कम से कम मुतमईन है कि सरकार की मंशा तो बहुत साफ है कि कुलभूषण को बचा के लाना, और उनकी पॉलिसी में किसी को कोई डाउट नहीं है कि वो थोड़ा सा डगमगा रहे हैं, बिल्कुल उसमें नहीं है। ये केवल एक आशंकाएं जताई जा रही है कि कहीं ऐसा न हो, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिस पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। ये सिर्फ इस मद्दे से है, लेकिन बिल्कुल सही है कि सरकार की कोशिश है। और लेकिन उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, लेकिन भारत बहुत बड़ी ताकत है, तमाम सारी बातें किसी को इंकार नहीं है तनेजा जी, इसमें किसी को इंकार नहीं है, पैनल में किसी को इंकार नहीं है। बहुत सारी चीजें जिनको पाकिस्तान समझता है कि भारत की क्या ताकत है। चलिए तनेजा जी, जवाब देख लेते हैं। हमने जो सवाल पूछा था कि क्या अंतर्राष्ट्रीय अदालत में जाके कुलभूषण को हम बचा पाएंगे, तो इसमें 80% लोग हाँ के पक्ष में जवाब दे रहे हैं कि हाँ, हम बचाने में सफल होंगे, और जिस तरीके के हम तर्क अपने पॉइंट्स रख रहे हैं उसमें हम सफल होंगे। केवल 20% लोगों को ऐसा लगता है कि शायद हम नहीं बचा पाएंगे। तो इस चर्चा का जो हमने पूरा एक निष्कर्ष निकाला वो ये निकल रहा है कि अब तक की हमारी जो कोशिश है वो बहुत ज़बरदस्त है, हम प्रेशर बिल्ड करने में सफल हुए हैं, और ये हम उम्मीद रखते हैं कि हमें वो एक्सेस भी मिलेगा काउंसिल द्वारा। उसके बाद हम एक नए सिरे से दबाव बना के इस केस को लड़ेंगे और कुलभूषण को सुरक्षित वापस लाने में भी सफल होंगे, ऐसी हम उम्मीद ज़रूर रखते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस शो में, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन आप कहीं मत जाइए, देखिए रहिए CNBC आवाज़।